अब यहाँ पर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ना प्रमुख प्रमुख मरुस्थल भी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो यहाँ पर 3G करके क्या है, 3G यहाँ पर डेजर्ट है। पहला जी है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। कौन सा जी? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। दूसरा जी है गिब्सन का जी। तीसरा जी है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो इसका जो पश्चिमी प्रांत है इसमें 3 पूरे के पूरे मरुस्थल दिख रहे होंगे आपको। एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसका नाम गिब्सन डेजर्ट है। तो ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, और गिब्सन के बाद ग्रेट विक्टोरिया। ये 3 मरुस्थल हो गए यहाँ के। देखिए, मरुस्थल के बारे में कोई पूछे आपसे कि भाई मरुस्थल किस क्षेत्र को कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष में अगर 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से वर्षा अगर कम हो तो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे पहले 3 डेजर्ट देखे आपने, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके अलावा उत्तर टेरिटरी में है तनामी, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। और यहाँ पे आ जाता है सिम्सन, सिम्सन मरुस्थल और स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी। तो अगर आपसे कोई प्रमुख प्रमुख मरुस्थलों के नाम पूछे ऑस्ट्रेलिया के, तो आप सबसे पहले 3G से याद रखिए, ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया, फिर तनामी, तनामी के बाद सिम्सन, सिम्सन के बाद स्टुअर्ट स्टोनी। तो इतने मरुस्थलों के नाम याद रखिए। ये तीनों के तीनों पश्चिमी प्रांत में, तनामी उत्तरी टेरिटरी में, सिम्सन उत्तर और दक्षिण में, और स्टुअर्ट स्टोनी भी आपका क्वींसलैंड और दक्षिण के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और भी छोटे छोटे डेजर्ट हैं, जैसे पेड्रिका डेजर्ट है, तिरारी डेजर्ट है, फिर स्टेडलेस्की डेजर्ट है। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इनके नाम मत भूलना, ये 3, ये चौथा, ये 5वां और ये 6। तो 6 डेजर्ट जो मैंने आपको बताया, इसमें ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल है, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, सिम्सन, तनामी, और तनामी के बाद स्टुअर्ट स्टोनी, है ना। ये कुछ नाम आप अच्छे से याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल इसलिए ज्यादा है, इसलिए इनके राज्यों के बीच में सीमा विवाद कम है, क्योंकि मरुस्थलों में लोग कम रहते हैं। इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया के देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा एकदम खड़ी रेखा है। ऐसा आपको कई दुनिया के बाकी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो जहां जनसंख्या है वहीं पर थोड़े से आपको समरेखा कम मिलेगी। जैसे ये विक्टोरिया वाला जो क्षेत्र देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से खींची गई है, लेकिन यहाँ पर तो सीधी लाइन खींची गई है। तो उसकी वजह जो है, ये बहुत बड़े लेवल पर मरुस्थल भी देखने मिलता है। हालांकि इसी को पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसी पश्चिमी पठार पे ये सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको भी क्षेत्र बताया, इसी को कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं, वेस्टर्न प्लेट्यू कहते हैं। तो ये कौन सा पठार है, पश्चिमी पठार है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। तो पश्चिमी पठार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा किसमें आ जाता है, आपका वेस्टर्न प्लेट्यू में। और दूसरी तरफ जो है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हाईलैंड, उच्च भूमि है, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी यहीं पे पड़ती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसमें कोसिस्को के बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको पश्चिमी पठार कहा जाता है। तो वेस्टर्न प्लेट्यू और दूसरा ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिमी पठार, और दूसरा क्षेत्र है पूर्वी उच्च भूमि। तो आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो पठारी इलाका है ये कितना बड़ा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से के बराबर आ जाता है।
है ना, जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कैसा है, ये पूर्वी उच्च भूमि है। तो अगर हम यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र को इंडिकेट करके दिखाएं तो ये क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू, पश्चिमी पठार कहलाता है, पश्चिमी जिसको आउटबैक कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से को कवर करता है और इसमें खनिज बहुत सारे हैं, खनिजों से भरपूर है, प्राचीन चट्टाने हैं, विशाल रेगिस्तान है, उलूरू जैसी मशहूर जो है भू आकृतियां मिलती हैं। यहाँ पर यूरेनियम बड़ा स्तर पर मिलता है, यहाँ कालगुरली गोल्ड वगैरह के लिए बड़ा फेमस है, निकल के रिजर्व के लिए है, कोयले के रिजर्व के लिए है, ये सारी चीजें भी बड़ी मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे ही आपको एक बहुत प्रमुख झील भी मिलती है जिसको लेक आयरे कहते हैं। लेक आयरे ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील देखने मिलती है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। इस मैप पे देखोगे तो इस तरफ पश्चिमी पठार है, इस तरफ उच्च भूमि है और बीच में जो है निम्न भूमि है जिसको केंद्रीय निम्न भूमि या सेंट्रल लोलैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, सेंट्रल लोलैंड है ना, ये निम्न भूमि है। चलो इसको समझते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से को कवर करता है और यहीं के पास एक मैंने आपको झील बताई जिसका नेम क्या है, आयरे है। तो ये आपको दिख रहा है लेक आयरे। इस लेक आयरे को अगर देखा जाए तो ये कहाँ आ जाता है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, इसी की राजधानी एडिलेड है। और इधर न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के बगल में यहाँ ऊपर आप चले जाओगे क्वींसलैंड है ना। ये आपका सिम्पसन डेजर्ट के पास ही ये झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील जो है वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाने वाली झील आयरे है या आयरे कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी आ रही हैं, एलाइस स्प्रिंग का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो याद रखना ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। फिर अगर हम बात करें केंद्रीय निचले हिस्से या ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहते हैं, है ना, इसको आर्टिशियन बेसिन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ये हो गया पश्चिमी पठार, ये है पूर्वी उच्च भूमि। अब ये जो सेंट्रल लोलैंड्स है इसी में बहुत, जहाँ निम्न भूमि होगी वहां नदियां आएंगी। तो ये क्या है, आर्टिशियन बेसिन, अफवाह तंद है, केंद्रीय निचले मैदान या सेंट्रल लोलैंड्स की बात करें तो इसके निचले इलाकों में ग्रेट आर्टिशियन बेसिन आ जाता है, जहां लेक आयर बेसिन, उपजाऊ मरे डार्लिंग बेसिन। तो मरे डार्लिंग यहाँ की फेमस नदियां हैं जो इसमें शामिल हैं, जो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में खेती में मदद करते हैं। तो इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर खेती होती है, पशुपालन होता है। मेरिनो नाम की एक यहाँ पर भेड़ पाई जाती है जिसका ऊन बड़ा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, केंद्रीय निचले मैदान देखने मिल जाते हैं। ठीक है, इसी में जो प्रमुख नदी है, इसमें खास तरह की नदी है जो कहाँ पे गिरती है, तो ये आपका इस तरफ जो दक्षिण महासागर और हिंद महासागर का ही क्षेत्र है, ये यहाँ पर जाकर गिरती है ना। ये दोनों ही प्रमुख नदी हैं। तो एक नदी मुर्रे नदी कहलाती है, दूसरी डार्लिंग कहलाती है। तो मुर्रे डार्लिंग यहाँ पर मिल जाते हैं और फाइनली जाकर एडिलेड के पास, मतलब ये विक्टोरिया के पास से इस महासागर में प्रवेश करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे प्रमुख नदियों में से एक है ये डार्लिंग मुर्रे अफवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, डार्लिंग मुर्रे नदी तंत्र भी यहाँ पे बड़ा प्रमुख है, जो कि कहाँ पर फैला हुआ है, तो क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के साथ साथ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, विक्टोरिया और कुछ भाग जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर ये नदी तंत्र मिलता है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, यहीं पर इनका कृषि क्षेत्र सर्वाधिक देखने मिलेगा। ठीक है, मछली पालन के जो क्षेत्र हैं ये भी यहीं पर सीधे तौर पर देखने मिल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बसाहट भी है ना, नदियों के समीप, जैसे भारत में गंगा का मैदान जो है बड़ा प्रमुख है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या जैसे उत्तर प्रदेश में देखने मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण गंगा यमुना के मैदान है। उसी तरीके से जो डार्लिंग मुर्रे बेसिन या मुर्रे डार्लिंग बेसिन कहलाता है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें एकदम पूर्व में चले जाएं तो पूर्व में क्या है, यहाँ पर पूर्वी उच्च भूमि है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, जिसके ऊपर ही सबसे उच्च श्रृंखला है जिसको माउंट कोसिको कहा जाता है। तो 3700 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको रेन शेडो वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है और कई बड़ी नदियों को सहारा देती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिको शामिल है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है समुद्र स्थल से। जो ऑस्ट्रेलिया की, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो माउंट कोसिको का नाम याद रखेंगे, जो किसका हिस्सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा देखने मिलता है, नाम है माउंट कोसिको, है ना, 2228 मीटर। इसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पूर्वी तट पर जाएं तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई जाती है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा कोरल क्षेत्र, प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र कहाँ पर है ना, कोरलों का क्षेत्र कहाँ पर है, रीफ का क्षेत्र कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और ये जो है विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। तो क्वींसलैंड के पास, ये पूरा इस तरफ प्रांत क्वींसलैंड का है, तो क्वींसलैंड के पास 2300 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, यानी प्रवाल भित्तियों का तंत्र है, जो धरती पर मौजूद सबसे बड़ी जीवित संरचना के तौर पर देखने मिलता है। नाम क्या है इसका? ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलता है ना। इसी को कहते हैं, ये पूरा क्षेत्र ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा कोरल का तंत्र पाया जाता है, कोरल सिस्टम यहीं पे मिलेगा। कोरल को ही आप हिंदी में प्रवाल कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर नजर डालें तो अब कुछ यहाँ की दो प्रमुख जल संधियों को भी देख लेते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ जल संधियां बताई थी आपको। तो जल संधि क्या होती है? जल संधि दो भूमि भागों को अलग करती है, वो अलग करे और दो जल क्षेत्रों को जोड़ दे। तो याद रखना, एक जल संधि यहाँ पर है बास जल संधि और एक है टॉरस जल संधि। दोनों को देख लेते हैं। एक है टॉरस, एक है बास। तो बास स्ट्रेट जो है वो किसको अलग करती है? तो बास स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। ये इधर विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया से तस्मानिया को अलग करने वाली ये जो स्ट्रेट है, इसको ही कौन सी स्ट्रेट कह देते हो आप? बास स्ट्रेट कह देते हो। तो बास स्ट्रेट जो है वो तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो याद रखना, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई विक्टोरिया विक्टोरिया और तस्मानिया, इसको अलग करने वाली और हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ने वाली जल डमरू मध्य, जिसका नाम बास स्ट्रेट है, वो कौन सी है? तो बास स्ट्रेट विक्टोरिया तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करती है, हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ देती है ना। इसको भी नहीं भूलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जल संधि है जिसका नाम है टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो इसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो टॉरेस जल संधि याद रख लेना, टॉरेस जल संधि ऊपर पापुआ न्यू गिनी और नीचे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली टॉरेस जल संधि। और इस तरफ आता है अराफुरा सागर। कौन सा सागर? अराफुरा सागर, अराफुरा सी। और इस तरफ आता है कोरल सी। तो अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ना और पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली संधि टॉरेस जल संधि। और बास ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से तस्मान सागर से जोड़ती है, और यहाँ कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। तो ये कोरल सागर है, ठीक है। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और ये कहलाता है आपका केप यॉर्क पेनिनसुला। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर 3 सी है, 3 सी है। एक सी कारपेंट्रिया, दूसरा सी केप यॉर्क, तीसरा कोरल सागर। कोरल सागर को जोड़ता है अराफुरा सागर से कौन सा? तो इसी को कहते हो आप टॉरेस स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? टॉरेस स्ट्रेट है। तो टॉरेस स्ट्रेट्स ज्वाइंस अराफुरा सागर विद कोरल सी, यानी ये किसको जोड़ता है? कोरल सागर से अराफुरा सागर को, और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज की क्लास का कि ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रशांत से अलग करता है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है। तो कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रशांत से अलग करता है क्या, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक फैली हुई है? ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? इसको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो।
तो आशा करता हूँ आज के सेशन से भी आपने कुछ नया जाना होगा, नया सीखा होगा। सेशन कैसा लग रहा है, सीरीज कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। तो हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आएँगे। मिलूँगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।